नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सुप्रभात बिहार में सबसे पहले बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात हुई। मुलाकात में गठबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। आज सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गठबंधन के सभी नेताओं से बात करेंगी। सोनिया गांधी, तेजस्वी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी से बात करेंगी। सभी नेताओं से वर्चुअल मीटिंग होगी। आपको बता दें कि मांझी ने जैसे ही एनडीए के नाव पर सवार होने के संकेत दिए, मांझी को कांग्रेस की दिल्ली दरबार से बुलावा आ गया। और उधर चुनावी मैदान में ताल ठोकने से पहले ही आरजेडी चारों खाने चित हो गई लगती है, क्योंकि पार्टी के नेता लालटेन की लौ धीमी कर चुके हैं। पहले 5 एमएलसी ने जेडीयू का दामन थाम लिया और फिर वरिष्ठ नेता रघुवंश बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब तो राबड़ी देवी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा से पहले विधान परिषद की लड़ाई में ही आरजेडी औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। पार्टी बिखर रही है। एक दिन पहले ताल ठोककर पार्टी में नेताओं को जोड़ने का दावा 24 घंटे बाद ही हवा हवाई होता दिखा, जब आरजेडी के 5 एमएलसी ने एक साथ लालटेन छोड़ तीर यानी जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू में शामिल होने वाले 5 आरजेडी के एमएलसी पहुंच गए नीतीश कुमार से मुलाकात करने। तो ये तस्वीर हम आपको एक मार के दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पे बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, जब उसके 5 एमएलसी ने आरजेडी के दामन छोड़कर जेडीयू के दामन थाम लिया। जी, सीएम आवास पर हलचल की ये तस्वीर सियासी आंधी से पहले के सन्नाटे को बयां कर रही है। आरजेडी को बाय बाय करने वाले लालू की पार्टी के 5 सिपहसालारों में संजय प्रसाद, कमर आलम, राधा चरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम हैं, जो जेडीयू में शामिल हुए। बिहार विधान परिषद में आरजेडी के 8 एमएलसी थे, लेकिन अब संख्या 3 रह गई है। वैसे पार्टी को अलविदा करने वाले 5 नेता लालू के करीबी थे, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व से खुश नहीं थे। तभी तो इकट्ठे होकर सभी पहुंच गए नीतीश के बेहद खास ललन सिंह के आवास पर। खिचड़ी तो पहले पक ही रही थी, बस सियासत के चूल्हे की लौ बढ़ानी थी। फिर क्या था? विधान परिषद चुनाव से पहले ही मुख्य विपक्षी दल में दरार पड़ गई। आरोप पार्टी को तोड़ने का लगा, तो जवाब स्वैग से स्वागत वाला मिला। अच्छा है लेके 5 लोगों को, लेकिन युद्ध है 12.5-13 करोड़ जनता के बीच में। नीतीश चलो वहाँ, इस नाटक से, इस लालच से, ये जुए का खेल नहीं है। ये तुम्हारे धन और दौलत यहाँ काम कर जाएगा। जनता तलाश रही है इनको दंडित करने के लिए। तोड़ नहीं लिया, आप तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं। तोड़ थोड़ी लिया। उन लोगों ने आने की जनता दल यू में इच्छा व्यक्त की। हम लोगों ने जनता दल यू परिवार में 2/3 बहुमत उनकी थी, संख्या उनकी थी। हम लोगों ने उनका जनता दल यू परिवार में स्वागत किया। आरजेडी को झटका केवल 5 एमएलसी ने ही नहीं दिया। लालू के कमांडर रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने विरोधी रामा सिंह को तेजस्वी पार्टी से जोड़ने की तैयारियों में हैं, तो समझना मुश्किल नहीं कि रघुवंश बाबू की शिकायत क्यों और किससे है। वैसे पार्टी नेताओं के साथ छोड़ने के बाद राबड़ी आवास पर हलचल भी तेज हो गई। अब तो खतरा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी है, क्योंकि नेता विरोधी दल होने के लिए विधान परिषद के 10% सदस्य होने जरूरी हैं। और 8 में से 5 एमएलसी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के पास वो पर्याप्त संख्या नहीं है। कार्रवाई होगी इस पर आप लोग विचार करेंगे, फिर आगे रहेगा या नहीं ये पद आरजेडी के पास? अब तो रहने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया के तहत जो होगा उसको हम लोग करेंगे। तो सवाल आरजेडी की हैसियत पर भी उठने लगे हैं और पार्टी में टूट के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर पार्टी नेताओं को भरोसा नहीं रहा? 5 एमएलसी के इस्तीफे से आरजेडी पर अब दबाव बढ़ना तय है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को झटका लगा और लालू की गैर मौजूदगी पार्टी को खल रही है, ऐसा दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी के 5 एमएलसी के जेडीयू ज्वाइन करने पर शुभकामनाएं तो दी, साथ ही तंज कसते हुए मुख्यमंत्री पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। पार्टी विधायकों के साथ राजभवन मार्च करने के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को नकारते हुए उन्हें अभिभावक बताया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष दलित विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को दमनकारी बताया। जो यहाँ से वहाँ गए हैं उनके भविष्य को लेकर के हमारी शुभकामनाएं हैं और नीतीश कुमार जी ने कंस्ट्रक्टिव काम किया, तो जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार जी ने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही राजनीति की है। पहले तो जनादेश का अपमान किया, अब जो है साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाना चाहते हैं। भैया आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो 15 साल जवाब देना पड़ेगा। और उधर जनता दल यूनाइटेड ने विधान परिषद के लिए अपने 3 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जिन 3 लोगों को विधान परिषद भेज रहे हैं उनमें पूर्व विधान पार्षद गुलाम गौस के अलावे मोतिहारी से आने वाले जेडीयू के नेता भीष्म सहनी और साथ ही साथ कुमुद वर्मा का नाम शामिल है। ये तीनों विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे। गुलाम गौस से आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे। इनको नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विधान परिषद भेजने का फैसला किया है, जबकि कुमुद वर्मा जहानाबाद से आती हैं, जबकि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी राज्यपाल कोटे से विधान परिषद जाएंगे। मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से दल के लिए और राजहित में काम करूंगा। मुस्लिम सियासत पे कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू पे बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने से मुस्लिम उनसे नाराज हैं और आरजेडी बार बार क्लेम करती है। गुलाम गौस पुराने अनुभवी नेता है, मुस्लिम बिरादरी में अच्छी पहुंच भी रखते हैं, तो कितना अंतर पड़ेगा? मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा, अभी मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश के पैमाने पर अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उनके विकास के लिए शायद हमको लगता है किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया गया है। अब आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है? पार्टी के लिए उनके आदेश के तहत हम निष्ठापूर्वक हम कार्यकर्ता सब काम करते हैं और बिहार के हित में, बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। इसके लिए हम खून पसीना जो बहाना होगा हम बहाएंगे और पुनः नीतीश कुमार को बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। निर्वाचन आयोग ने 26 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसके लिए सभी मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया गया है। आयोग चुनाव की तैयारियों को लेकर दलों से सुझाव मांगेगा। बैठक में डिजिटल तैयारियों पर भी चर्चा होगी, साथ ही चुनाव में हो रहे नए बदलाव की जानकारी भी पार्टी को दी जाएगी। प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जैसे हमारा एक बैठक शुक्रवार को होने जा रहा है राज्य स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। बिहार राज्य में टोटल 12 हैं, नेशनल 8 हैं और 4 स्टेट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ आगामी शुक्रवार को 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ कार्यालय में बैठक होगी। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी दौरे की। सीएम आज कमला नदी के तटबंधों पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए मधुबनी के जयनगर पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जयनगर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए बांधों की मरम्मतीकरण का काम लगभग अंतिम चरण में है। जानकारों के मुताबिक बांध निर्माण व मरम्मतीकरण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जयनगर में लगभग 7 से 8 करोड़ की लागत से बांध मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, ताकि कमला नदी में बाढ़ आने की स्थिति में लोगों के जानमाल की रक्षा हो सके। तो बिहार के लोग इस वक्त 2 आपदा से जूझ रहे हैं।
एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ बाढ़ की विपदा। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने इन आपदाओं से निपटने की खास तैयारी की है। कोरोना का कहर झेल रहे बिहार पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। लोग एक साथ दो आफत से जूझ रहे हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की बटालियन ने आपदाओं से निपटने की खास तैयारी शुरू कर दी है। बटालियन कोरोना काल में बाढ़ से निपटने की खास ट्रेनिंग ले रही है। अब इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो उपाय किए हैं कि हर इंडिविजुअल को पर्सनली हम लोगों ने मास्क, इसके अलावा फेस प्रोटेक्शन शील्ड जो है, उसके अलावा फेस कवर, चश्मा और साथ में ग्लव्स, ये प्लस सैनिटाइज़र और इंडिविजुअल को साबुन, ये इतना सामान तो इंडिविजुअली हमने इशू किया है। इसके अलावा पीपीई किट हर टीम के पास में दिया हुआ है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन में 1149 जवान हैं, जो बिहार और झारखंड में त्रासदी से निपटने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। इस बार बाढ़ की आपदा को देखते हुए कुल 13 टीमों को तैयार किया गया है, जो प्रशिक्षण हासिल करने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में जाना शुरू भी कर चुके हैं। कमांडिंग ऑफिसर के ब्रीफिंग के बाद जो जवान हैं वो देखिए किस तरह से अपने सामानों को लेकर के जिन जिलों में इन्हें निर्देश मिला है उसके तहत ये जो है जा रहे हैं, सामान जो है वो लोड कर रहे हैं। ये वोट की ये इंजन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ जब भी बाढ़ग्रस्त इलाके में जाती है तो सारी जो दारोमदार है वो वोट के माध्यम से ही निभाई जाती है। एनडीआरएफ के ये जवान हर साल बाढ़ आने से पहले बिहार के अलग अलग जिलों में कूच कर जाते हैं, लेकिन इस बार इन जवानों को एक साथ दो चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, एक बाढ़ और दूसरा कोरोना। ये देखिए, ये पीपी किट है, मास्क है, हैंड ग्लव्स है, उसके अलावा फेस जो है शील्ड है, चश्मा यहाँ पे है, डिटर्जेंट है, हैंड सॉप है, उसके अलावा सैनिटाइज़र है, सॉप है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ जो अलग दिख रही है वो ये देखिए, ये इन्होंने खुद तैयार किया है। ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। फेस हुड कवर है, इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। आप देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से जो जवान हैं वो लगाएंगे। ये जब वोट को जब ये चलाएंगे तो इस तरह से जो जवान हैं एनडीआरएफ के, उनके चेहरे पे ये फेस जो है वो कवर करेगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं वो तस्दीक कर रही है कि बाढ़ के दौरान भी जो है एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो कोरोना से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अपने आप को भी महफूज रखने की कवायद है इनकी, और जो लोग जिनकी मदद करने ये बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं उन लोगों को भी ये सुरक्षित रख सकें, इसी को लेकर के ये कवायद तेज की गई है। कवायद जो है उसे अंजाम तक पहुंचाया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बिहटा। और वहीं मुंगेर में भी बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। नाव से लेकर मेडिकल टीम और रेस्क्यू को लेकर प्रशासन रणनीति बना रही है। हालांकि लोगों को प्रशासन के दावों पर यकीन नहीं है। मुंगेर में हर साल बाढ़ तबाही का मंजर लाती है। खौफ का ऐसा मंजर होता है कि दियारा के हजारों ग्रामीण घर बार छोड़ विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों को प्रशासन से मदद का भरोसा तो मिलता है, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। इस नौबत अगला साल वाला नया अगर रोज गंगा जी बढ़ रहा है तो अगला साल वाला नौबत ना आ जाए कि एक कोरोना है बीमारी कि घर में लोग स्वच्छ रहता है। अब रोड पर समझा आ जाएगा तो और कोरोना बढ़वे नहीं करेगा। जो बाढ़ में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है किसानों को या मजदूरों को, कोई भी आदमी को, और इसलिए कि डीएम साहब जागरूक रहेंगे, बीडीओ साहब जागरूक रहेंगे, ये बाढ़ की संभावना को सुचारू रूप से खत्म कर दिया जाएगा। मुंगेर में इस बार भी बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मीटिंग के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। आपदा से निपटने के लिए निजी नावों के साथ सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं। गोताखोर और बचाव दल के साथ राशन किरासन मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। बाढ़ को लेकर सभी प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था, मानव बल का आकलन प्रशासन के द्वारा किया गया है।
हमारे यहाँ पर कुल 45 सरकारी नावें हैं जिनकी मरम्मती की जा रही है या मरम्मती कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट निजी नाव को भी इस्तेमाल करना पड़ता है बाढ़ के समय में। ऐसी सभी नावों का चिन्हितीकरण कर लिया गया है। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन गंगा हर साल उफनती है और तबाही के निशान छोड़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। पटना के पालीगंज में एक साथ 15 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दहशत है। डी पाली गांव में सन्नाटा पसरा है। शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत के बाद प्रशासन ने पूरा इलाका सील कर दिया है। पटना के पालीगंज में कोरोना बम फटा है। पालीगंज में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी डी पाली गांव में 15 जून को शादी समारोह में शामिल हुए थे। जिस शादी समारोह में ये सभी शामिल हुए थे, उस दूल्हे की शादी के 2 दिनों के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। दूल्हे की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आई और 125 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सभी मोहल्लों को सील कर दिया गया थे और यहाँ से बारात भी गई थी और उधर से आने के बाद एक दिन के बाद जो है डेथ कर गया लड़का। और उसके बाद एक जो है विश्वास नहीं हुआ था इन लोगों को कि कोरोना है। जिस युवक की शादी में लोग शामिल हुए थे, वो युवक हाल ही में दिल्ली से आया था। गनीमत ये रही कि दुल्हन पक्ष का कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। ये भी 19 तारीख को सैंपल टेस्ट यहाँ से लिया गया था, जिसमें डी पाली और हमारे बाजार से, तो उसमें भी 15 लोगों को पॉजिटिव आया है। और ऐसी सूचना मिली कि वो सभी लोग अंबिका चौधरी जी के बेटे की जो शादी में थे, उस शादी में सभी लोग शिरकत करने गए थे। उन्हीं से संबंधित मामला है। उनके पेट में दर्द हुआ, लोग हॉस्पिटल ले गए। हम लोग तो यहाँ थे, हमने देखा नहीं। हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में फिर से भर्ती किए हुए थे प्राइवेट में ले जा करके, और सवेरे पर हुआ तो पता चला कि देहांत हो गया। परिवार वालों का तो निगेटिव लोग का जांच आया है, जांच हुआ है। इनके परिवार में सभी लोग को जांच हो गया है, जो रिपोर्ट निगेटिव आया है। पालीगंज में कोरोना विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं। 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोग दूल्हे के परिवार को कोस रहे हैं। कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि ससुराल पहुंचने से पहले ही नवविवाहिता का सुहाग उजड़ गया। आदित्य आनंद, न्यूज़ 18 पटना। मगध के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेई और एईएस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गया और औरंगाबाद जिले में जापानी बुखार का असर देखने को मिलता है। ऐसे में अस्पताल में जेई और एईएस के लिए 10 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। वार्ड के सभी बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में अभी तक एईएस के 6 मरीज भर्ती हुए थे, जो ठीक होकर चले गए। बिहार में मानसून के पहले एईएस कहर बरपाना शुरू कर देती है। राज्य में मुजफ्फरपुर के बाद गया जापानी बुखार का दूसरा सबसे बड़ा क्लस्टर है। स्टाफ है पीडियाट्रिक्स के लिए, सबको अलग किया हुआ है। उन लोग का कोविड में ड्यूटी नहीं पड़ा है, उन लोग को उधर से कॉन्टैक्ट है। कई जगह पर सैनिटाइजर व्यवस्था, सब सैनिटाइज का इधर व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडियाट्रिक्स के लिए जो अलग वार्ड चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जापानी बुखार के संबंध में सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में पूरी तैयारी कर ली गई है। दवा, उपकरण और हमारे डॉक्टर, आवश्यकता के हिसाब से सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मामले में एटीएस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम गांधी मैदान थाना पहुंची और 4 दिन पहले मिले फेक एक्सचेंज मामले की जांच शुरू कर दी। टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखा। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया था। सालिमपुर एहरा में 6 महीने से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था। इस एक्सचेंज में शातिर इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदलकर विदेशों में बात करवाते थे।
नवादा के मोरमा गांव में सैकड़ों लोग कुदाल फावड़ा लेकर सड़क को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। प्रशासन ने जब समस्या से मुंह मोड़ लिया तो लोगों ने खुद श्रमदान से सड़क की मरम्मत करने का संकल्प ले लिया। दरअसल गांव में तालाब की खुदाई के लिए निकली मिट्टी सड़क पर फैल गई थी। बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ होने के बाद लोगों का आना जाना मुहाल हो गया। इसके बाद लोग खुद पक्की सड़क को दुरुस्त करने में जुट गए। लोगों ने 1 किलोमीटर तक बिखरी मिट्टी को खुद से हटाना शुरू कर दिया। हुआ था तो ये जो सड़क है रोड से मोरमा जाती है, इस पे मिट्टी खुदाई होने की वजह से मिट्टी इतनी अधिक मात्रा में रोड पे गिर गई कि यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि रोड है या गड्ढा है। इस गाड़ी पार होने में बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम लोग मोरमा गाँव वासियों ने श्रमदान करके रोड को साफ करने का फैसला किया ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। हम लोगों को बहू बेटी को रोज आने में काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि कजोखर पोखर का जो मिट्टी खुदाया हुआ टोटल रोड पर, आधा रोड पर गिरते गया, आधा फेंकाया। इससे पूरा रोड जाम हो गया था। तो हम गांव में हम लोग बैठ करके निर्णय किए कि इसकी सफाई जब तक नहीं करेंगे हम लोगों को कल्याण नहीं है। पूरा फिसलन बढ़ गया था, इसी वजह से हम लोगों ने पूरा गांव वाले मिलकर ने फैसला लिया है कि पूरे रास्ता की सफाई हम लोग गांव वाले मिलकर कर रहे हैं। अभी सुप्रभात बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।